सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के लिए तीसरे चैप्टर यानी कि तीसरी अवधारणा हमारी बदलती पृथ्वी। इसका लर्निंग आउटकम क्रमांक है 703, 704 और 709। इन सभी लर्निंग आउटकम्स की विस्तृत अध्ययन सामग्री के लिए हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे पर्यावरण का पाठ 3 का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं इसकी पहले अवधारणा। उसके बाद इसके जो प्रश्न हैं वर्कशीट के, उन सभी प्रश्नों को भी हम एक एक से विस्तृत रूप से देखेंगे, किस तरह से हमें उनको लिखना है। यह वीडियो शिक्षक साथियों के साथ साथ समस्त विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। इसमें दी गई सामग्री केवल अपने परिवेश और समझ के आधार पर है। इसे हम अपनी भाषा के अनुरूप कुछ परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो जैसे इसकी सामग्री को हम देखते हैं, सबसे पहले विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। कि जैसा कि हम देखते हैं पृथ्वी के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं, वैसे ही पृथ्वी के बाहरी स्वरूप में भी लगातार परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन वायु, जल, हिमनद और समुद्री लहरों के द्वारा होते हैं। हमारी पृथ्वी लगातार गति कर रही है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण यह गतियां उत्पन्न होती हैं। अर्थात जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जात बल कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात बल कहते हैं। तो साथियों, यहाँ पर ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में होने वाले बल या परिवर्तन अंतर्जात बल या अंतर्जात परिवर्तन कहलाते हैं, और पृथ्वी के बाहर होने वाले या बाहर लगने वाले बल को बहिर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात बल के द्वारा होने वाले परिवर्तन कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। आकस्मिक का मतलब हुआ एकाएक होते हैं ये, और कभी कभी बहुत धीमी गति से होते हैं। तो दो है इसमें, एक तो आकस्मिक होने वाले तीव्र गति से और धीमी गति से। इसमें आकस्मिक गति से होने वाले परिवर्तनों से मुख्य रूप से भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन या सुनामी जैसी घटनाएं घटित होती हैं, जबकि धीमी गति से होने वाले परिवर्तन निर्माणकारी प्रक्रियाएं मुख्य रूप से बनाते हैं, जैसे पर्वतों का निर्माण। तो इसके लिए एक चार्ट डायग्राम भी दिया गया है इस तरह से कि पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो अंतर्जात बल के कारण होती हैं और दूसरी बहिर्जात बल के कारण होती हैं। अंतर्जात बल में भी एक आकस्मिक यानी एकाएक होने वाले और बहुत धीमी गति से होने वाले। तो आकस्मिक होने वालों के से ये तीन भू आकृतियां बनती हैं या ये घटनाएं घटित होती हैं, और जो धीमी होती है उनसे पर्वत का निर्माणकारी बल होता है। जैसे हम देखते हैं आज की डेट में जहां पर हमारा हिमालय पर्वत है, पहले वहां पर एक सागर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी की अंतर्जात गतियों के कारण पृथ्वी ऊपर तक बढ़ती चली गई और एक पर्वत का निर्माण किया। इसके बाद जो बहिर्जात बल है पृथ्वी की बाहरी सतह पर लगते हैं। इससे होता है मुख्य रूप से दो प्रकार की घटनाएं, एक तो अपर्दन और दूसरा होता है निक्षेपण। तो इसमें किसके कारण से होता है ये अपर्दन? या तो नदी के बहते हुए जल के कारण, वायु पवनों के कारण, समुद्री तरंग के कारण या हिमनद के कारण। तो ये थी इनकी कुछ मुख्य अवधारणा। इसी तरह से अगर हम भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़ या सुनामी ऐसी क्रियाएं हैं जो अचानक होती हैं। इनसे पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि भी होती है। इन्हें प्राकृतिक आपदाएं भी कहते हैं। तो साथियों, अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक आपदाएं क्या है, तो वे आपदाएं जो प्रकृति के द्वारा अपने आप होती हैं, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। इनके दो मुख्य कारण होते हैं, एक तो प्राकृतिक कारण और दूसरा मानव जनित कारण। जैसे बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके मानवीय क्रियाकलाप के कारण उनके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। अब ऐसे में आपदा एक ऐसी अनापेक्षित घटना होती है, मतलब इसकी पहले से कोई आशंका नहीं है,
कभी भी ये घटित हो जाती है। ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। भूकंप या अन्य आपदाओं के दौरान हमें क्या करना चाहिए? जब भी भूकंप आता है तो या तो हमें मेज के नीचे छुप जाना चाहिए, या इमारत के कोनों में खड़े होकर रहना चाहिए, या फिर खुले वातावरण में जाकर, और अगर हम किसी ऊंची बिल्डिंग से उतर रहे हैं तो लिफ्ट आदि का प्रयोग ना करते हुए केवल हमें सीढ़ियों का उपयोग करना हो चाहिए। इनके कारण से, और यदि बाढ़ आती है तो बाढ़ के पानी से दूर हम कहीं ऊंचे स्थान पर चले जाएं जहां पर पानी ना पहुंच सके और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये हमें सावधानियां बरतनी है, इनसे हमें दूर रहना है, जैसे बिजली के तारों से, इमारतों की बाहरी दीवारों से, आग वाले स्थानों से, चिमनी के पास से, क्योंकि चिमनियां उस समय अगर भूकंप है तो जो चिमनी बनी होती है वो कहीं भी गिरने की संभावनाएं ज्यादा होती है, और बड़ी बड़ी तस्वीर या शीशे जो कि भूस्खलन के कारण गिर भी सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अवधारणा में कि बहिर्जात बलों के द्वारा पृथ्वी के बाहरी स्वरूप में होने वाले परिवर्तन मुख्य रूप से अपर्दन और निक्षेपण होते हैं। इनसे कुछ संरचनाएं भी बनती हैं। कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं साथियों? तो ये यहाँ पर सभी के बारे में दिया गया है कि अपर्दन और निक्षेपण, इनके कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियां बनती हैं। जैसे अगर नदी के जल में भूमि अपर्दन होता है नदी के जल से, तो इसके कारण से क्या क्या बनता है? एक तो जलप्रपात बनता है, मैदानी क्षेत्र में बाढ़ के मैदान बनते हैं, विसर्प का निर्माण होता है, और समुद्र में गिरने से पहले ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसी तरह से समुद्री तरंगों के अपर्दन के द्वारा तटीय स्तर, जो समुद्री तट है उस पर समुद्री गुफा, तटीय मेहराव यानी घुमावदार क्षेत्र, स्टैक और पुलिन, ये मुख्य संरचनाएं समुद्र तटीय क्षेत्रों पर बनती हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें हिमनद की, जहां पर कुछ बर्फ जमी हुई है, इसमें बर्फ के पिघलने से यहाँ पर कुछ यू आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है जो बर्फ पिघलती है गर्मी के कारण। पवन के अपर्दन के द्वारा यानी हवा के द्वारा कौन सी स्थलाकृति बनती है? ये भी मुख्य प्रश्न है। एक तो छत्रक शैल, हवा जब उड़ करके वायु को लेके जाती है तो छतरी जैसी कुछ आकृतियां बना लेती है, और हवा के द्वारा जो उड़ करके बालू जाती है उससे एक बालू का ढेर बन जाता है जिसे टिब्बा कहते हैं, या लोयस के जो मैदान है वो इसी पवन के अपर्दन के कारण बने हुए हैं। अब ये थी मुख्य अवधारणा से संबंधित बिंदु। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं, जैसे पृथ्वी की सतह पर अपर्दन व निक्षेपण से बनने वाली 4 स्थलाकृतियों के नाम। तो हमने 4 स्थलाकृतियां लिखी हैं, इसमें हमने हाईलाइट भी किया हुआ है। इनके अलावा भी आप और कोई दूसरी 4 आकृतियों के नाम को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो छत्रक शैल किससे बनते हैं? पवन के अपर्दन से। स्टैक किससे बनता है? समुद्री तरंगों से। जलप्रपात किससे बनते हैं? नदी के अपर्दन से। डेल्टा नदी के निक्षेपण से। और यू आकार की घाटी हिमानी के अपर्दन से, यानी जो बर्फ की चट्टानें हैं उनके अपर्दन से। तो साथियों ये है इनकी सही तरीके से मैचिंग। अब ऐसे ही हम आगे देखते हैं कि ये जो आकृतियां दी गई हैं किस शक्ति के कारण से इन आकृतियों का निर्माण हुआ है, तो ये हमें क्लासिफाई करना है, वर्गीकृत करना है। तो इसे हम इस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें केवल हमें इन्हीं आकृतियों को लेना है जो यहाँ पर प्रश्न में दी गई हैं, क्योंकि आगे हमने अवधारणा में इनसे और भी ज्यादा आकृतियों के बारे में चर्चा की है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन चौथा, छत्रक शैल किस प्रकार के प्रदेशों में पाई जाती है? तो छत्रक शैल रेगिस्तानी, रेगिस्तान जहां पर रेगिस्तान होता है वहां पर पवन के कारण से रेगिस्तानी वायु उड़ करके जाती है और छत्रक शैल का निर्माण करती है। इसके बाद दी गई आकृतियां किसके अपर्दन से बनी है? तो बालू के टिब्बे पवन के अपर्दन से। तो यहाँ केवल हमें नाम इनके लिखना है, इनके चित्र भी आपको पुस्तक में मिल जाएंगे। यदि आपको कक्षा 7 की पुस्तक है हमारा पर्यावरण, तो उसमें आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तेज गर्मी के बाद बारिश का होना बहुत सुकून देता है। गर्मी है फिर बारिश हो जाती है तो सुकून देता है, लेकिन यही बारिश जब बहुत ज्यादा बरसात हो जाए, बहुत ज्यादा बरसे, तो वो किसका रूप ले लेती है?
तो साथियों वो उसका नाम होता है बाढ़। यानी बाढ़, जब तेज बारिश होती है, ज्यादा समय तक बारिश चलती है, तो बाढ़ भी आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आप विद्यालय की बाल कैबिनेट के प्रधानमंत्री हैं तो आप अपने साथियों को भूकंप से बचाव के लिए क्या उपाय बताएंगे? तो भूकंप से बचने के लिए हमें क्या करना है? अगर घर में है तो रसोई का जो काउंटर है उसके नीचे छुप जाना चाहिए, या कोई टेबल वगैरह है उसके नीचे छुप जाएं, या फिर दीवार के कोनों में। और इनसे हमें दूर रहना है क्योंकि ये चीजें गिर सकती हैं, जैसे कांच से बनने वाली खिड़कियां, दर्पण और तस्वीर के फ्रेम, इनसे दूर रहें क्योंकि ये भूस्खलन से टूट भी सकती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये तीन है, जैसे भूकंप के दौरान मेज के नीचे छुप जाना, अपकर अपना बचाव करना, तो ये सत्य है। बाढ़ के दौरान ऊंचे स्थान पर जाना, ये भी सत्य है। साथियों पूछा क्या गया है, यहाँ पर असत्य पूछा गया है, तो ये कथन है असत्य। अब नेक्स्ट, ये असत्य क्यों है, इसका कारण है क्योंकि जो चिमनी है उसके टूटने की संभावना होती है, टूटकर वो गिर भी सकती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंतर्जात बल के द्वारा होने वाली आकस्मिक गति से कौन सी घटना घटित होती है? तो जो आकस्मिक गति के कारण जो घटना घटित होती है, यानी भूकंप और ज्वालामुखी आने की संभावना उससे सबसे ज्यादा रहती है। अब एक ये प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है कि जब भूकंप आया था गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को, इससे संबंधित कुछ पेपर की कटिंगों को यहाँ पर एकत्रित करके दिया गया है। इन्हें हमें क्रम से लिखना है, तो इसके लिए हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। और भी छोटा छोटा 7 पॉइंट से, 7 में से मैंने 5 को यहाँ पर लिखा है, आप 7 के 7 को भी क्रम से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001 को। कहाँ? भुज पर। कितनी तीव्रता थी? 6.9 रिएक्टर स्केल, जिससे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो इस तरह से हम भूकंप की तीव्रता, भूकंप के बारे में बहुत सारी चीजें याद हो सकती हैं। अब ये चूंकि उसी की कटिंग है, इसलिए हमें उसी पर अपने विचारों को लिखना है। इस भूकंप से लगभग 971 छात्र और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका भी जताई गई थी। इसके बाद 3 दिन तक वहां कोई राहत सामग्री भी नहीं पहुंची थी। तबाही से फोन लाइनें, रेलवे लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार के साधन सभी नष्ट हो गए थे। ऐसी सभी घटनाओं को देखते हुए वहां के जो मुख्यमंत्री थे तात्कालिक, उन्होंने केंद्र सरकार से कुछ राहत सामग्री भेजने के लिए आर्थिक सहयोग की गुहार लगाई कि हमें आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। इसके बाद स्व आकलन वर्कशीट है, ये आपके आकलन है, आप अपने विचारों को यहाँ लिख सकते हैं। कि कल्पना करें, यदि आप घर में या स्कूल में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है तो आप अपने व अन्य के बचाव को क्या करेंगे? तो हमने यहाँ विद्यालय को इमेजिन किया है कि विद्यालय में है, तो हम वहां पर जो टेबल है उसके नीचे छुपने के लिए कहेंगे दोस्तों से, या जो दीवार है उस दीवार के अंदरूनी कोनों में जाने के लिए कहेंगे कि साइड में कोनों में रहें, दीवार के बगल में खड़े ना हो। अगला प्रश्न है, यदि आपके क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है तो आप क्या नहीं करेंगे? तो ये क्या होगा, हम बाढ़ के पानी से दूर चले जाएंगे, ये हम करेंगे। अब यहाँ हमने चूंकि नहीं करने के लिए लिखना है, तो हम नहीं करने को भी जोड़ सकते हैं इसमें, जो पहले बताया गया था यहाँ अवधारणा में कि हमें क्या नहीं करना है बाढ़ आने पर। तो साथियों ये हम एक बार आपको फिर से यहाँ ध्यान दिला देते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए बाढ़ आने पर। तो भूकंप पर ये है, ये अब इनसे दूर रहे, बिजली के तारों से दूर रहना है हमें बाढ़ आने पर, क्योंकि ये और पानी में भी नहीं जाना है। तो ये हमें नहीं करना है बाढ़ के आने पर, तो हम इसे यहाँ पर और लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में कहाँ का है? तो ये जो भूकंप आया था कच्छ का, उसी का है ये चित्र। तो इसमें क्या होगा, इसके कुछ उपाय, 3 बिंदु बताए गए कि उसे बचाव के लिए। तो सबसे पहले हम नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करेंगे, इमारत से दूर कहीं खुले स्थान पर चले जाएंगे, या इमारत के कोनों में खड़े रहेंगे अगर नहीं उतर पा रहे हैं तो। जो बल, अगला प्रश्न है, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले साथियों बल बहिर्जात बल कहलाते हैं,
और अंदर होने वाले बलों को आंतरिक बल या अंतर्जात बल कहते हैं। समुद्री गुफा, तटीय मेहराब किसके कारण से बनते हैं? ये तो अपर्दन के कारण से बनते हैं। नदी के अपर्दन या निक्षेपण द्वारा कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं? जलप्रपात, मैदानी क्षेत्र में बाढ़ के मैदान और विसर्प या डेल्टा। ये हमारी मुख्य रूप से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। लोएस का मैदान, समुद्री गुफा, बालू, इनमें से देखना है कि पवन के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। साथियों यहाँ हमने इनको टिक भी किया हुआ है, लोएस के मैदान और बालू के टिब्बे, इसके बाद छत्रक शैल, ये मुख्य रूप से पवन के कारण होने वाले अपर्दन से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां हैं। तो साथियों ये थी आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट क्रमांक 3 का संपूर्ण हल। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को अपनी डिजी लैब के जो समूह बने हुए हैं कक्षा के, उसके माध्यम से अपने छात्रों तक भी पहुंचा सकते हैं, जिससे कि उन्हें इस सामग्री को करने में कुछ आसानी हो, क्योंकि आने वाले समय में जो प्रतिभा पर्व की परीक्षा होगी उसमें इसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम अभी से ही प्रतिभा पर्व की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एनएएस के बाद मध्य प्रदेश में होने वाला ये एक सबसे बड़ा एग्जाम होगा। और ये एग्जाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के मार्क्स जो होते हैं हमें अर्धवार्षिक परीक्षा के रूप में प्रगति पत्रक में भी लिखना होते हैं। तो साथियों छात्रों की हम तैयारी भी करा सकते हैं और उन्हें हम पढ़ा भी सकते हैं। तो मेरे द्वारा सभी विषय के कुछ वीडियो डालने का प्रयास किया जा रहा है। अगर कोई शिक्षक साथी इसमें और कुछ चाहते हैं कि इस तरह से होना चाहिए, तो कोशिश करेंगे कि आपकी जो पहुंच है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ तक हो सके। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें आगे भी इसी तरह से चैनल से। धन्यवाद।